गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हो आप लोग? जो कल लेक्चर हिंदी में बनाया था ठोस अपशिष्ट का, उसी पे अभी ये क्वेश्चन डिपेंड है। कुछ क्वेश्चन मैंने दोपहर में डाले थे, कुछ क्वेश्चन ये हैं कल के लेक्चर पे हैं सारे। इसलिए जो प्रॉब्लम आया तो कल का लेक्चर एक बार अच्छे से, एक बार क्यों कम से कम 10 बार देख लेना, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन है जो सारे, अवायवीय कचरे के कंपोस्टिंग अपघटन की किस विधि में जगह लेता है? ठीक है, जो कंपोस्टिंग की कल विधि पढ़ाई थी बेंगलोर और इंदौर, ठीक है, दो विधि पढ़ाई थी। उसमें एक में मतलब ऑक्सीजन का यूज़ होता है कंपोस्टिंग में, एक में नहीं होता है। तो बेंगलोर विधि में ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए भारतीय विधि, बी अवसाद विधि, सी बेंगलोर विधि और डी खाई विधि। मतलब कि इसमें बेंगलोर विधि है ये, जिसमें अवायवीय कंपोस्टिंग अपघटन होता है, मतलब इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है। इंदौर विधि में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। व्याख्या देख लेते हैं। कहता है बेंगलोर में खाद बनाने की विधि में अवायवीय कचरे का अपघटन होता है, यह इंदौर पद्धति से बेहतर है, मतलब इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के निपटान की जैविक विधि है? तो जैविक विधि देख लेते हैं कौन सी है। भूमि भरण, बी कतरन, सी चूर्णीकरण, डी खाद बनाना। तो खाद बनाना जैविक विधि है। कल के लेक्चर में मैंने सारा कुछ पढ़ाया हुआ है, इसलिए प्लीज़ अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो बिल्कुल जाके पहले पूरा लेक्चर 2-3 बार तो कम से कम एटलीस्ट 2 टाइम्स आप देख ही लीजिए, जिससे कि सारी चीज़ें समझ में आने लगे। वरना क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, सारी थ्योरी क्लासेस हो जाएंगी, सब खत्म हो जाएगा, आप वहीं के वहीं रह जाओगे। इसलिए पहले जाके अच्छे से वीडियो देख लेना, फिर क्वेश्चन आंसर करना आके। व्याख्या देख लेते हैं। कंपोस्टिंग एरोबिक और एनारोबिक स्थिति के तहत नगर पालिका के ठोस कचरे को विघटित करने की एक जैविक विधि है। इससे ह्यूमस का उत्पादन होता है। आगे चलते हैं। ये है कचरे की, मतलब जो सॉलिड वेस्ट है उसकी सामान्य संरचना पर सवाल बनाए हैं मैंने। तो पहला देख लेते हैं। कह रहा है कौन शहरी कचरे का स्रोत नहीं है? एक नगर सेवाएं, बी कस्बों और शहरों का आवासीय क्षेत्र, सी औद्योगिक क्षेत्र, डी ग्रामीण कचरा। तो डी सही है। ग्रामीण कचरा जो है वो क्या है, शहरी कचरे का स्रोत नहीं है, क्योंकि गांव का कचरा तो गांव में ही रहता है, शहर का शहर में। तो इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। कह रहा है कस्बों और शहरों के आवासीय क्षेत्रों, नगर पालिका सेवाओं और औद्योगिक क्षेत्रों में कांच, घरेलू कचरा, खाद्य अपशिष्ट, धातु, टिन, पत्ते आदि जैसे बहुत सारे अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं, जिन्हें शहरी अपशिष्ट कहा जाता है। लेकिन ग्रामीण अपशिष्ट को आमतौर पर संदर्भित किया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न कचरे के रूप में। आगे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के निपटान की जैविक विधि है? ये हम लोग क्वेश्चन दोबारा हो गया है, तो सॉरी, इसको छोड़ देते हैं। ये भी दोबारा हो गया है। ये है कौन सा शहरी कचरा जहरीले कचरे के रूप में वर्गीकृत नहीं है? मतलब ये 4 कचरे की चीज़ें दी हुई हैं, इसमें कौन सा जहरीला कचरा नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए पुरानी दवाएं, बी पेंट्स, सी उर्वरक, डी कृषि अपशिष्ट। तो हमारा सही आंसर है डी कृषि अपशिष्ट। देखो पुरानी दवाएं होती वो भी जहरीली होती हैं, जो ख़राब हो चुकी होती हैं। पेंट्स में भी केमिकल होते हैं। उर्वरक जो खेतों में डाली जाती हैं दवाइयाँ, वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए जहरीली होती है। लेकिन जो कृषि का जो कचरा होता है, जैसे कि अब धान का बचा हुआ कचरा, भूसा वूसा, इस टाइप की चीज़ें क्या है, वो हैज़ार्डस नहीं है, ये जहरीले कचरे के रूप में नहीं जानी जाती हैं। आगे कह रहा है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के दौरान निपटान प्रारंभिक चरण है। तो मतलब जैसे ठोस जब कचरा लाते हैं, ठोस का इकट्ठा करते हैं नगर पालिका वाले, तो सबसे पहले उसको निपटाने लगते हैं? ऐसा तो है नहीं। पहले क्या करते हैं, बड़े कचरे छोटे कचरे को छांटते हैं, फिर उसमें कौन सा विषैला है उसको अलग करते हैं, कौन सा विषैला नहीं है उसको अलग करते हैं, कौन सा मतलब आसानी से
ज़मीन में दफन होकर ख़त्म हो जाएगा, कौन सा ख़त्म नहीं हो पाएगा। प्लास्टिक को, कांच को अलग करते हैं, बहुत सी प्रोसेस होती है ना, तो इसलिए ये गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। कहता है निपटान आमतौर पर अंत में किया जाता है, इसलिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के दौरान प्रारंभिक चरण में नहीं किया जाता है। यह आवासीय क्षेत्र या वाणिज्यिक क्षेत्र या किसी अन्य स्रोत से हो सकता है। आगे चलते हैं। कह रहा है शहरी क्षेत्रों में कचरा क्यों एक मुद्दा बन गया है। तो शहरी शहरों में कचरा इसलिए मुद्दा क्यों बन गया है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए सीमित स्थान, बी कम समय, सी कम श्रम, डी अधिक श्रम। तो हमारा सही आंसर है ए सीमित स्थान। अब शहरों में क्या होता है, जहाँ लोगों के रहने के लिए जगह नहीं है, वहाँ पे हम लोगों को कचरा डालने की जगह, मतलब कचरा डंप करने की, कचरा खत्म करने की जगह तो मिलना मुश्किल है। तो सही आंसर है ए सीमित स्थान। व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है शहरी क्षेत्रों में शहरी कचरे के निपटान के लिए सीमित स्थान एक मुद्दा बन गया है, क्योंकि कचरे के निपटान के लिए जगह की आवश्यकता होती है और शहरी क्षेत्रों में कम समय, कम श्रम, अधिक श्रम की कोई कमी शहरी क्षेत्रों में कोई समस्या नहीं है, जहां बेहतर आर्थिक सुविधाएं हैं। मतलब सुविधाएं तो बहुत हैं, लेकिन जगह की बहुत कमी होती जा रही है। आगे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारण शहरी शहरों में अपशिष्ट निपटान की समस्या को नहीं बढ़ाता है। मतलब जो अपशिष्ट निपटान है या ठोस कचरे को निपटान को, समस्या को और ज़्यादा नहीं बढ़ाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है ए गंध, बी जनसंख्या घनत्व, सी शहरी क्षेत्र पर्यावरण की मांग, डी अपर्याप्त पानी। तो उत्तर ए गंध। मतलब से महक का मतलब ये नहीं है कि कचरे की समस्या को बढ़ाता है। तो व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है जनसंख्या घनत्व, शहरी क्षेत्र पर्यावरण की मांग और अपर्याप्त पानी के कारण जीवन की गुणवत्ता खराब होती है। मतलब ये सब चीज़ें जब नहीं खराब होंगी तो जीवन की गुणवत्ता खराब होती है और उच्च ऊर्जा की मांग होती है। इससे अपशिष्ट निपटान में समस्या होती है, जबकि गंध उपरोक्त सभी कारणों से उत्पन्न होने वाली समस्या है। मतलब जब ये सब सारे कारण इकट्ठा होंगे तभी बदबू आएगी। तो इन्हें सबसे पहले कारण है, कारण को ख़त्म करना चाहिए। तो जो गंध है वो निपटान की समस्या को नहीं बढ़ाता है। पहले अगला है कपड़ा निपटान आज की तारीख में लैंडफिल में सबसे बड़ी मदद में से एक है। मतलब कह रहा है कि ये सत्य है कि झूठ है। तो कह रहा है कि ये सत्य है। स्पष्टीकरण देख लेते हैं। कपड़ा निपटान हमारे कचरे में जाता है और सीधे लैंडफिल में जाता है, जहां अपशिष्ट पदार्थों को दफनाने के द्वारा निपटाया जाता है, जो कि अपशिष्ट उपचार की एक पुरानी विधि है। आगे चलते हैं। कह रहा है किस विधि का उपयोग भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए डंपिंग, बी गैसीकरण, सी भस्मीकरण, डी शहरी ठोस कचरा। तो जब डंपिंग करने से तो एनर्जी मिलेगी नहीं, गैसीकरण से भी नहीं, भस्मीकरण से भी नहीं, तो शहरी ठोस कचरा जलाने से मिलेगी। तो इसलिए आंसर हमारा सही है डी। व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है शहरी ठोस अपशिष्ट या नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का उपयोग दहन, एरोलिसिस आदि प्रक्रियाओं द्वारा भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। निचले इलाकों में डंपिंग किया जाता है। गैसीकरण अवायवीय परिस्थितियों में कार्बनिक पदार्थों का क्षरण होता है और भस्मीकरण प्रक्रियाएं हैं अपशिष्ट निपटान के लिए उपयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं। कह रहा है कई शहरी निवासी शहरी ठोस कचरे से प्राप्त वस्तुओं से अपनी आजीविका कमाते हैं। ये सही है कि गलत है। तो ए है सत्य, बी है झूठ है। तो हमारा सही है, सही बात है, सत्य यानी कि ए सही है। क्यों? क्योंकि देख लेते हैं, अभी अपनी लैंग्वेज में थोड़ा समझ लेते हैं। कह रहा है कि जो शहर के लोग होते हैं भाई, कुछ लोगों के लिए जो सामान होता है वो क्या होता है, कचरा हो सकता है। जैसे मान लो कोई गाड़ी अपना बेच रहा है, उसके लिए पुरानी हो गई, उसके पास ज़्यादा पैसा है, वो नई गाड़ी खरीदना चाहता है, तो उसके लिए तो ये गाड़ी कबाड़ हो गई है, उसके लिए कचरा है। लेकिन अगला आदमी जो साइकिल या बाइक से चलता है वो सोचेगा गाड़ी खरीद लेते हैं पुरानी ही, तो उसके लिए क्या होगा, यूज़फुल हो गई बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए कहता है कि शहरी निवासी जो होते हैं उनके लिए क्या है कि जो कचरे से जो चीज़ें प्राप्त होती हैं, कुछ लोगों के लिए जो चीज़ कचरा हो जाती है वह उनके लिए उपयोगी होता है और उनकी आजीविका को कमाते हैं उससे। ठीक है, तो स्पष्टीकरण देख लेते हैं। कह रहा है कई शहरी निवासी शहरी
ठोस कचरे जैसे टिन, डिब्बे, धातु, चश्मा, बाल आदि से प्राप्त वस्तुओं से अपनी आजीविका कमाते हैं और इनसे नई नई चीज़ें भी बनाते हैं। पुराना कबाड़ खरीद के नई नई चीज़ें बनती हैं और बिकती हैं, तो उनसे उनको क्या मिलता है? अपना रोजी रोटी चलाते हैं। जो पुनः प्रायोज्य हैं, विभिन्न शहरी निवासी ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहाँ स्वच्छता की खराब सुविधा है, जल निकासी भी खराब है, जिससे ठोस कचरा इकट्ठा होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, शहरी जैविक कचरे के निपटान और उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो शहरी कचरे के निपटान के लिए कौन सी विधि नहीं यूज की जा सकती है? ए है अवायवीय खाद विधि, बी है सैनिटरी लैंडफिल, मैंने इसके बारे में पढ़ाया है, सी है एरोबिक खाद विधि, डी है सुरक्षित लैंडफिल। तो सही आंसर है डी, सुरक्षित लैंडफिल, क्योंकि सुरक्षित लैंडफिल जो यूज़ किया जाता है वह हैजार्डस वेस्ट के लिए है, मतलब विषैले कूड़े के लिए यूज़ की जाती है। तो इसका देख लेते हैं स्पष्टीकरण। कह रहा है, जैविक कचरे को आमतौर पर हरे कचरे के रूप में संदर्भित किया जाता है और इसलिए वे बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिन्हें निपटान के लिए सुरक्षित लैंडफिल में उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि शहरी जैविक कचरे के निपटान और उपचार के लिए एनारोबिक कंपोस्ट, सैनिटरी लैंडफिल, एरोबिक कंपोस्ट का उपयोग किया जा सकता है। तो मोटा मोटी बात यहाँ पे ये समझ लीजिए, सुरक्षित लैंडफिल है ये हैजार्डस वेस्ट के लिए यूज किया जाता है। आगे चलते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद बनाने का एक प्राकृतिक तरीका है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए वर्मी कंपोस्टिंग, बी लैंडफिल, सी भस्मीकरण, डी सैनिटरी लैंडफिल। तो सही हमारा ऑप्शन है ए वर्मी कंपोस्टिंग। तो देख लेते हैं वर्मी कंपोस्टिंग क्या है। वर्मी कंपोस्टिंग आमतौर पर जैविक कचरे को मुख्य रूप से केंचुओं का उपयोग करके पोषक खाद में तोड़ देता है, जबकि लैंडफिल, भस्मीकरण और सैनिटरी लैंडफिल मानव हस्तक्षेप द्वारा किया जाता है। यानी जो वर्मी कंपोस्टिंग उससे तो केंचुए बनाते हैं, इसलिए ये हमारी प्राकृतिक तरीका है खाद बनाने का। बाकी सब में क्या है, इंसानों की ज़रूरत पड़ती है। आगे चलते हैं। कह रहा है, सुरक्षित लैंडफिल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए वर्मी कंपोस्टिंग के लिए, बी खतरनाक कचरे का निपटान करने के लिए, सी भस्मीकरण के लिए, डी पुनर्चक्रण के लिए। तो हमारा सही आंसर है बी, खतरनाक कचरे का निपटान करने के लिए। इसके पहले मैंने अभी बताया था आपको, सुरक्षित लैंडफिल का उपयोग हैजार्डस वेस्ट को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। तो स्पष्टीकरण देख लेते हैं। कह रहा है, खतरनाक कचरे को सुरक्षित रूप से निपटाने के लिए, ताकि यह पर्यावरण में हस्तक्षेप ना करे, मतलब पर्यावरण को खराब ना करे, सुरक्षित लैंडफिल का उपयोग किया जाता है। और वर्मी कंपोस्टिंग आमतौर पर जैविक कचरे को मुख्य रूप से केंचुए का उपयोग करके पोषक खाद में तोड़ देता है, जबकि रिसाइकलिंग और भस्मीकरण में परिवर्तन होता है। आगे चलते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन जैव चिकित्सा अपशिष्ट है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए पशु चिकित्सा संस्थानों से अपशिष्ट, बी निर्माण क्षेत्रों से अपशिष्ट, सी कचरा, डी राख। तो हमारा सही आंसर है ए पशु चिकित्सा संस्थानों से अपशिष्ट। व्याख्या देख लेते हैं। पशु चिकित्सा संस्थानों, अस्पतालों से निकलने वाले कचरे को बायोमेडिकल कचरा कहा जाता है और निर्माण क्षेत्रों से निकलने वाले कचरे में ईंट, चट्टान, प्लास्टर आदि होते हैं। कचरे जैसे खाद्य अपशिष्ट, घरेलू कचरा और कोयले से आने वाली राख, जलती हुई लकड़ी आदि नहीं है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट, तो जैव चिकित्सा अपशिष्ट हमारे कौन कौन से हो गए? केवल ए है पशु चिकित्सा संस्थानों से निकलने वाला अपशिष्ट। आगे चलते हैं। अब जो हमारे क्वेश्चन हैं वो बनेंगे लैंडफिलिंग के द्वारा अपशिष्ट निपटान पे। मैंने सारी विधियां कल लैंडफिलिंग की पढ़ाई थी, और प्लीज़ रिक्वेस्ट है जाके सारे लेक्चर को एक दोबारा देख लीजिए, बहुत लंबा नहीं है। उसको देख लेने से आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। अब सॉलिड वेस्ट में लगभग मैंने जो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने पढ़ा दी हैं। अभी न्यूमेरिकल बचे हुए हैं, वो भी करा देंगे। तो इसलिए जो मैं लेक्चर पढ़ाया है कल, उसको एक बार देख लीजिए। हिंदी में ही बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने पूरा कोशिश किया कि बहुत अच्छे से बता दूं, इसलिए उसको भी एक बार देख के तब करिए क्वेश्चन। कह रहा है, शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न कचरे के निपटान के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है?
ए है निचले क्षेत्र का, बी कस्बों और शहरों का आवासीय क्षेत्र, सी है औद्योगिक क्षेत्र, डी है ग्रामीण कचरा। तो हमारा सही आंसर है ए निचले क्षेत्र। तो शहरी क्षेत्रों में जो कचरा निकलता है उसको निपटाने या ख़त्म करने के लिए निचले क्षेत्रों का यूज किया जाता है। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। कह रहा है निचले इलाकों का उपयोग आमतौर पर शहरी कचरे के निपटान के लिए किया जाता है जो समुद्र तल के पास मौजूद होता है, जबकि किसी भी प्रकार के कचरे का निपटान कस्बों और शहरों के आवासीय क्षेत्रों या औद्योगिक क्षेत्रों में नहीं किया जा सकता है, जो कांच, घरेलू जैसे बहुत सारे कचरे को उत्पन्न करते हैं। अपशिष्ट, खाद्य अपशिष्ट, धातु, टिन, पत्ते आदि को शहरी अपशिष्ट ग्रामीण क्षेत्रों में संदर्भित किया जाता है, क्योंकि यह मनुष्यों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। तो जो शहरी क्षेत्र होते हैं उनमें निचले क्षेत्र यानी समुद्र के किनारे के क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे कचरे का निपटान किया जाता है। आगे चलते हैं। कह रहा है निपटान स्थलों पर शहरी कचरे की मात्रा को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो ए है बुलडोजर समतल करना, बी ओपन बर्निंग, सी उर्वरक, डी भस्मीकरण। तो हमारा सही आंसर है बी ओपन बर्निंग। पहले क्या कहते हैं, खुले में कूड़े को जलाते हैं जिससे वो कम हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है खुले में जलाने से आमतौर पर शहरी कचरे की मात्रा कम हो जाती है, जिससे कचरा उठाना भी आसान हो जाता है, जबकि बुलडोजर लेवलिंग का उपयोग आमतौर पर कचरे के संघनन के लिए किया जाता है और इससे मात्रा कम नहीं होती है। तो समझ गए होंगे आप। आगे चलते हैं। निपटान स्थलों पर खुले में जलाने से गंभीर ध्वनि प्रदूषण होता है। कह रहा है कि जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको खुले में जलाने से क्या बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। तो सच है कि झूठ है ये। तो ये झूठ है, बी आंसर सही है इसका, क्योंकि स्पष्टीकरण देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। कह रहा है निपटान स्थलों पर खुले में जलाने से शहरी कचरे के अपूर्ण दहन के कारण, मतलब खुले में जलाते हैं तो अपूर्ण दहन, जब अच्छे से जल नहीं पाता है कचरा तब क्या होता है, गंभीर वायु प्रदूषण होता है और अधूरा दहन ऑक्सीजन की अनुचित आपूर्ति का परिणाम है। यह कचरे की मात्रा को कम करता है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप प्रदूषण होता है। तो यह निश्चित रूप से वायु प्रदूषण का कारण बनता है, ना कि ध्वनि प्रदूषण का। एक और देख लेते हैं। कह रहा है लैंडफिल से संबंधित प्रमुख पर्यावरणीय चिंता क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए सीमित स्थान, बी सीमित प्रौद्योगिकी, सी कम मानव शक्ति, डी निक्षालन का निर्वहन। तो हमारा सही आंसर है डी निक्षालन का निर्वहन। तो व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है लैंडफिल से संबंधित प्रमुख पर्यावरणीय चिंता तत्काल पर्यावरण में लीचेट्स का निर्वहन है, जो पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए प्रमुख चिंता इसे नियंत्रित करना है। तो मतलब ये लीचेट के बारे में बात कर रहा है। अब लीचेट क्या होता है, कल मैंने पढ़ाया था, उसके पहले भी मैंने लीचेट के बारे में एक एजुकेशन कार्ड बना के समझाया भी था। अभी भी नहीं समझ आ रहा तो एक बार बता दे रही हूँ। लीचेट क्या होता है, जब कूड़े का ढेर लगा रहता है उसके ऊपर पानी गिरता है या बारिश का, या जैसे भी पानी और उसमें पहुँचता है तो क्या होता है, धीरे धीरे वो पानी रिस रिस के कूड़े के ढेर से इधर उधर बहता है और वो पानी क्या करता है, हमारे जो ग्राउंड वाटर होता है, जो पीने का पानी ज़मीन के अंदर होता है, वहाँ भी चला जाता है धीरे धीरे ज़मीन में रिस रिस के। तो ग्राउंड वाटर को प्रदूषित करता है और इधर उधर जाता है, गंदगी फैलती है उससे। तो वो लीचेट की बात कर, निक्षालन का निर्वहन लीचेट को कह रहे हैं हिंदी में। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कह रहा है ठोस अपशिष्ट के पूर्व उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस उपचार का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए यांत्रिक उपचार, बी जैविक उपचार, सी थर्मल उपचार, डी भारी धातु उपचार। तो हमारा सही आंसर है डी भारी धातु उपचार। तो इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। ठोस अपशिष्ट के पूर्व उपचार के लिए भारी धातु उपचार का उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसकी विषाक्तता के कारण यह पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा है, जबकि यांत्रिक उपचार, जैविक उपचार, थर्मल उपचार बायोडिग्रेडेबल की मात्रा को कम करने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए कार्बनिक पदार्थ हैं। तो ये आज का लेक्चर हो गया, बाकी के कल बनाएंगे, क्योंकि आप थोड़ा खुश हो जाओ। ठोस का जो सॉलिड वेस्ट का है, मैंने लगभग उतना सिलेबस पढ़ा लिया है जितना बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। अभी काफ़ी सिलेबस बचा हुआ है, लेकिन वो मैं धीरे धीरे पढ़ाऊँगी।
क्योंकि उतनी उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस अभी नहीं है। और जितना मैंने करा दिया है आप क्वेश्चन आंसर अच्छे से कर लोगे। तो इसलिए प्लीज़ सारे जो भी मैंने पढ़ाया है ठोस अपशिष्ट में कर लीजिए। संडे को टेस्ट होगा। जितने भी मैंने क्वेश्चन दिए हैं हिंदी इंग्लिश जो भी है मैं उसी से एक टेस्ट बनाऊंगी, और जो थ्योरी पढ़ाई है थ्योरी से मैं टेस्ट बनाऊंगी। तो आप लोग अच्छे से कीजिएगा, और मैं एक वीडियो बना के सारा क्वेश्चन का पोस्ट करूंगी, उसके कमेंट में मुझे सारे आंसर दीजिएगा। तो चलते हैं आजकल, कल देखते हैं आप। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, अच्छे से करना।